कौन है ये नादान बालक जो मौत के घर में चला आया? मैं तुम्हें ऐसे ही इसे ले जाने नहीं दे सकता। तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का सोच समझकर जवाब देना होगा। यदि तुम असफल रहे तो परिणाम के लिए तैयार रहना। यही कायदा है। बहुत समय पहले एक राज्य में चंदनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां सुबहें चंदन की खुशबू से जागती थीं और शामें हंसी से सजती थी। उसी गांव में भानु नाम का एक बेसहारा लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता खो दिए थे और तभी से वो अपनी छोटी बहन मीरा का सहारा बन गया था। मीरा पिछले कुछ वर्षों से एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। एक ऐसी बीमारी जिसका ना कोई नाम था, ना कोई इलाज। आज भानु को बस अपनी बहन की चिंता ही खाए जा रही थी। भैया, तुम यही हो? मीरा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से जंगली जामुन लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है भैया, बस तुम मेरे पास बैठकर कहानी सुनाओ, वो राजा और जादुई पक्षी वाली। समय बेरहमी से बीत रहा था और भानु की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। मीरा की सांसें कमजोर पड़ रही थीं। न दवा काम आई, न दुआ। अरे भानु बेटा, तनिक रुको तो। अब मीरा बिटिया की तबीयत कैसी है? क्या उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ? काका, अब मैं क्या बताऊं? मैंने हर संभव कोशिश कर ली। न शहर की अंग्रेजी दवा काम आई, न कोई औषधि, न कोई दुआ। अब तो ऐसा लगता है मीरा अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही है। ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है, पर बेटा हिम्मत मत हारो। मुझे अपने बचपन की एक धुंधली सी याद आ रही है। मेरे दादा पास के जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। वो कहते थे, उस जंगल के दूसरी तरफ में कुछ ऐसा है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। हाँ काका, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने भी बूढ़ी माँ कौशल्या से सुना था, अंधेरा वन के पार, जहां चांद की रोशनी भी नहीं पहुंचती है, वहां एक रहस्यमयी जगह है। कहते हैं अमावस्या की रात वहां कोई ऐसी चीज जागती है जिसमें जीवन बदल देने की शक्ति है, लेकिन जो भी उसे पाने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कैसी रहस्यमयी जगह और कैसी शक्ति! अगर सच में कोई रास्ता है उस जगह तक पहुंचने का, तो मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। बस मुझे वहां तक पहुंचने का तरीका बता दीजिए। अरे नहीं भानु, वहां जाने की भूल भी मत करना। मैं मानता हूं कि तुम इस गांव के सबसे होशियार और साहसी लड़के हो, लेकिन वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। भगवान पर भरोसा रखो बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस बेचारी का सहारा ही कौन रहेगा? तुम्हारे बिना तुम्हारी बहन मीरा तो जीते जी प्राण त्याग देगी। काका, आप सही कहते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन ये सब सहन नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें सेठ धनपत लाल का वफादार नौकर लल्लन सुन रहा था। लगता है ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जल्द ही मालिक के पास जाकर उस रहस्यमयी जगह के बारे में बताना होगा। ये सब सुनते ही वो दौड़ता हुआ हवेली की ओर निकल पड़ता है। सेठ धनपत लाल अपनी आलीशान हवेली में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। मालिक, मालिक, गजब की खबर लाया हूँ। क्या हुआ? क्यों ऐसे जानवर की तरह हाँफ रहा है? लल्लन उसे उस रहस्यमयी जगह के बारे में बताता है। हाँ मालिक, वे यह भी कह रहे थे कि उस जगह तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। अंधेरा वन के पार।
ये बात है, इस ससरा राज हमसे इतने दिनों से कैसे छिपा हुआ था। ललन, अगर ये बात सच है तो मैं उसे हासिल करके रहूंगा। सोच, उस बेशकीमती चीज को मैं सभी प्रांतों के राजाओं के सामने बोली लगाऊंगा। मैं इस देश का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। मालिक, मैंने बानू की आंखों में अपनी बहन के लिए जुनून देखा है। वो अपनी बहन की जान बचाने के लिए ऐसा कर सकता है। वो उस दिव्य शक्ति को पाने जरूर जाएगा। बहुत अच्छे। लल्लन, तुम उस भानु के बच्चे पर अपनी नजर गड़ाए रखो। हम उसके सहारे ही उस रहस्यमयी जगह पर पहुंच सकते हैं। जी मालिक, आप निश्चिंत रहिए, मुझसे कोई भूल नहीं होगी। अगर गांव वालों की बात सच है तो मुझे अपनी जान की परवाह किए बिना मीरा के लिए यह करना ही होगा। मैं उसे इस हालत में और नहीं देख सकता। मंगलू काका ने गांव के उस पार रहने वाली कौशल्या माँ का जिक्र किया था। मुझे बिना देर किए उनके पास जाना चाहिए। शायद वो मुझे कोई रास्ता दिखा सकें। भानु के भीतर एक नई उम्मीद जाग उठती है। वो बिना देरी किए गांव की दूसरी ओर बनी उस बुढ़िया औरत की कुटिया की ओर चल पड़ता है। कौशल्या माँ, क्या आप अंदर हैं? मुझे आपसे कुछ जानना है। मुझे आपकी मदद चाहिए। इस अभागिन की झोपड़ी में आज किसका आना हुआ? मैं इस हालत में भला किसी की क्या मदद कर सकूंगी? आ रही हूं, वहीं रुको। कौशल्या बाहर आती है। वो भानु की आंखों में उदासी और आशा की किरण एक साथ देखती है। भानु उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर कौशल्या का मन विचलित हो उठता है। बेटा, हर कहानी में सच्चाई का एक अंश होता है। हाँ, अभी भी रहस्यमयी जगह मौजूद है, लेकिन क्या? लेकिन हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, बस मुझे रास्ता बताओ। बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा और अपनी बहन के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं चकित हूं। ठीक है, जितना मैं उस जगह के बारे में जानती हूं तुम्हें बता देती हूं। रास्ता कांटों से भरा है और मंजिल रास्ते से भी कहीं ज्यादा खतरनाक। याद रखना, प्रकृति जो कुछ भी देती है बदले में कुछ न कुछ लेती जरूर है, और उसकी कीमत सोने चांदी में नहीं, किसी और चीज में चुकानी पड़ती है। बेटा, मेरी बात ध्यान रखना। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो जंगल तुम्हें खुद रास्ता दिखाएगा, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज खोने के लिए तैयार रहना। जाओ बेटा, आज संयोग से अमावस्या की रात है। माँ काल रात्रि तुम्हारी रक्षा करेगी। भानु कौशल्या को प्रणाम करता है और दृढ़ निश्चय के साथ वहां से चला जाता है। पास की झाड़ियों में छिपा लल्लन ये सब सुन लेता है और उसकी आंखें डर और लालच से चमक उठती है। आ गया तू? क्या कहा उस बुढ़िया ने? जल्दी बता। मालिक, वो बुढ़िया तो बड़ी खतरनाक बातें कर रही थी। कह रही थी कि जंगल रास्ता तो दिखा देगा, लेकिन बदले में कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। सोने चांदी में नहीं, किसी और चीज में। कीमत? कीमत तो वही चुकाएगा जिसे अपनी बहन की जान बचानी है। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस वहां तक पहुंचने का एक मोहरा चाहिए था, और वो हमें मिल चुका है। और कुछ कहा उसने? मालिक, उस बुढ़िया ने यह भी कहा है कि अपनी सबसे कीमती चीज खोने के लिए तैयार रहना। मालिक, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। चुप कर। तेरी कीमती चीज है ही क्या जो तू खोएगा? बस 2 कौड़ी की जान। जैसा कहता हूं वैसा कर। हम उस भानु का पीछा करेंगे। उसे मुश्किलों से लड़ने दे, रास्ता खोजने दे। जब वो उस रहस्यमयी जगह तक पहुंच जाएगा, तब हम अपना इनाम ले लेंगे। जा, तैयारी कर और जरूरत का सारा सामान तैयार रख। भानु धीरे से मीरा के पास अपनी बनाई लकड़ी की गुड़िया रखता है, कंधे पर झोला डालता है, हाथ में लाठी लेता है और बिना पीछे देखे अंधेरे में दरवाजे से बाहर निकल जाता है।
अरे बाप रे, ये पेड़ तो बिल्कुल अजीब है। कैसे मुड़े तुड़े हैं, और ये हवा जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। भानु बेटा, डर के मारे हाथ पांव ठंडे करने से कुछ नहीं होगा। मुझे मीरा के लिए आगे बढ़ना ही है। चलो भानु, चलते रहो। मालिक, वो तो अंधेरे जंगल की ओर जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरता है तो यही रुक जा, मैं अकेला चला जाऊंगा। मुझे उस जादुई ठिकाने तक हर हाल में पहुंचना है। अब चुपचाप मेरे पीछे चल। कुछ दूर चलता है और एक तिराहे पर पहुंचता है। तीनों रास्ते एक जैसे दिखते हैं। वो सोचकर दाहिने रास्ते पर मुड़ जाता है। आगे एक बड़ा सा पत्थर देखकर वो निशानी के लिए उस पर अपनी लाठी से एक निशान बनाता है और आगे बढ़ता है। कुछ देर चलने के बाद भानु घूम फिर कर उसी निशान वाले पत्थर के पास वापस आ जाता है। वो हैरान रह जाता है। वो इस बार दूसरे रास्ते पर जाता है। लेकिन नतीजा वही होता है। जंगल उसे गोल गोल घुमा रहा था। ये कैसा माया जाल है। मैं तो यहीं भटक कर रह जाऊंगा। हे माँ काल रात्रि, मैं इस माया जाल में भटक गया हूं। मेरी मदद करो माँ, मुझे अपनी बहन के प्राण बचाने हैं। मुझे रास्ता दिखाओ। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी हवा का एक हल्का झोंका उसके चेहरे को छूता है। आंखें खोलते ही भानु पेड़ों के बीच एक चमकती रोशनी देखता है जो पहले वहां नहीं थी। बिना हिचकिचाए वो उस रोशनी के पीछे चल पड़ता है। रोशनी का पीछा करते करते भानु अचानक ठिठक कर रुक जाता है। उसके कदमों के ठीक आगे धरती खत्म हो चुकी थी। सामने पाताल जितनी गहरी और चौड़ी खाई मुंह भाड़े खड़ी थी। दूसरे किनारे तक जाने के लिए कोई पुल, कोई रास्ता नहीं था। हे माँ काल रात्रि, अब मैं ये खाई कैसे पार करूं? मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो। वो आसपास देखता है। उसे एक किनारे पर एक बहुत पुराना विशाल पेड़ दिखाई देता है जो लगभग सड़ चुका था। उसे एक उपाय सूझता है। ये सही रहेगा। वो झोले से कुल्हाड़ी निकालता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ की जड़ों के पास जमीन पर वार करता है। विशाल पेड़ धीरे धीरे झुकता है और एक जोरदार आवाज के साथ खाई के ऊपर गिरकर एक प्राकृतिक पुल बना देता है। वो धीरे धीरे खाई पार कर लेता है। और उसके पीछे पीछे सेठ धनपत लाल और उसका नौकर ललन भी खाई पार कर लेते हैं। भानु अब जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। यहाँ इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे अपनी चारों ओर अंधेरे में चमकती हुई दर्जनों आंखें दिखाई देती हैं। खतरनाक गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। जंगली भेड़ियों का एक झुंड उसे घेर लेता है। एक बड़ा काले रंग का भेड़िया गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़ता है। पीछे हटो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हे भगवान, अब मैं इन जंगली जानवर से कैसे बचूं? क्या करूं, क्या करूं? जमीन पर पड़े चकमक पत्थरों से चिंगारी सुलगाई और अपनी लाठी को मशाल बना लिया। आग देखते ही भेड़िए दुम दबाकर अंधेरे में गायब हो गए। अब भानु के हाथ में रोशनी थी और सामने मंजिल। उसे एक गुफा दिखी जिसके भीतर से रहस्यमयी नीली रोशनी झांक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, एक भारी हंसी ने उसका स्वागत किया। कौन है ये नादान बालक जो मौत के घर में चला आया? लगता है तेरी किस्मत तुझे यहां खींच लाई है। कौन हो तुम? मुझसे ही पूछता है कि मैं कौन हूं? पहले तू बता, तू कौन है?
और इस पवित्र गुफा में अंदर आने का कैसे दुस्साहस किया है? किसने भेजा है तुझे? मुझे किसी ने नहीं भेजा, बल्कि मेरी लाचारी और उम्मीद यहाँ तक खींच लाई है। मेरा नाम भानु है और यहाँ से कई कोसों दूर मेरा गांव है। मैं वहीं से आया हूँ। कैसी लाचारी? ऐसा क्या संकट आ पड़ा तुझ पर जो मौत के मुंह में चला आया? मेरी बहन एक विचित्र बीमारी से ग्रसित है। दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय उस रहस्यमयी वस्तु के। बस यही एक अंतिम आशा है जिससे उसकी जान बच सकती है। ये सुनते ही गुफा में छाई नीली रोशनी एक जगह इकट्ठा होती है और एक विशाल नीले रंग का जिन प्रकट होता है। मैं इस दिव्य छाया कमल का रक्षक जिन्न हूं। मैंने तुम्हारी बातों में एक भाई का अपनी बहन के लिए निस्वार्थ प्रेम देखा है। तुम्हारे इरादे नेक हैं बालक, पर क्या रक्षक? पर इस फूल तक पहुंचना इतना आसान नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ही इसे ले जाने नहीं दे सकता। तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का सोच समझकर जवाब देना होगा। यदि तुम असफल रहे तो परिणाम के लिए तैयार रहना। यही कायदा है। सब कुछ गुफा के बाहर छिपकर खड़े धनपत लाल और उसका नौकर सुन रहे थे। मालिक, अंदर तो कोई जिन्न है। ये लड़का तो पक्का मरेगा। हमें यहां से भागना चाहिए। चुप कर डरपोक, ये तो और भी अच्छा है। ये लड़का जिन्न की पहेलियां नहीं सुलझाएगा और हमारे लिए रास्ता साफ करेगा। बस देखते जा, फूल तो हम ही लेकर जाएंगे। हाँ, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप कृपया शुरू करें। तो ध्यान से सुन बालक। मैं बिना मुंह के बोलता हूं, बिना पैरों के चलता हूं। मैं राजा को झुका सकता हूं और महल गिरा सकता हूं। बताओ क्या? इसका उत्तर है हवा। सही। अब दूसरी पहेली। मेरे पास पत्तियां हैं पर मैं पेड़ नहीं। मैं दूसरों को ठंडक और रोशनी देती हूं पर खुद जलती रहती हूं। बताओ क्या? यह मोमबत्ती है। तुम्हारी समझ अच्छी है बालक। तीसरी पहेली थोड़ी मुश्किल है। वो कौन सी चीज है जो खरीदने पर काली, इस्तेमाल करने पर लाल और फेंकने पर भूरी हो जाती है? ये तो कोयला है। बहुत खूब। अब आखिरी पहेली जो तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। मैं हमेशा आता हूं पर कभी पहुंचता नहीं। सब मेरे आने का इंतजार करते हैं पर मुझे पकड़ कोई नहीं पाता। बताओ क्या? यह है आने वाला कल, जिसमें मुझे अपनी बहन के ठीक होने का विश्वास है। बालक, तुमने मेरी सभी पहेलियों को अपनी बुद्धि से सुलझा दिया। ये लो, इस फूल के बदले मैं तुम्हें इतनी दौलत देता हूं कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। अपनी बहन को भूल जाओ और ये दौलत लेकर एक नई जिंदगी शुरू करो। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए रक्षक। मुझे तो बस अपनी बहन की जान बचाने वाला वो फूल चाहिए। उसके बिना ये सब धन मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। तुम इस परीक्षा में भी सफल हुए भानु। तुम सच में एक नेक आत्मा हो।
तुम छाया कमल के असली हकदार हो। जाओ, ले लो। यही कायदा है। हा, हा, हा। सामने का नजारा देख भानु की आंखें फटी रह जाती हैं। तालाब के बीचों बीच छाया कमल अपनी दिव्य नीली रोशनी बिखेर रहा था। मंजिल सामने थी, लेकिन तभी पीछे से लालच के कदमों की आहट आती है। धनपत और ललन वहां धामकते हैं। रुक जा लड़के, ये फूल मेरा है। मैं इसे ले जाकर अपनी 7 पीढ़ियों के लिए दौलत कमाऊंगा। सेठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फूल मेरी बहन की जिंदगी है, तुम्हारी तिजोरी का सोना नहीं। दूर हटो यहां से। लल्लन, देख क्या रहा है? पकड़ ले इसे। पर मालिक, वो जिन। अरे जिन विन अब यहां नहीं है। पकड़ता है या नौकरी से निकाल दूं? ललन भानु को पीछे से जकड़ लेता है। धनपत हंसते हुए छाया कमल तोड़ देता है, पर तभी फूल की तेज रोशनी बिजली बनकर धनपत के शरीर में समा जाती है। वो बुरी तरह कांपता है और फिर पत्थर सा स्थिर हो जाता है। मैं यहां क्या कर रहा हूं? ये क्या है मेरे हाथ में? मैं कहां आ गया? मुझे बाजार जाना है। मुनाफा, हाँ, मुनाफा कमाना है। धनपत फूल को वहीं जमीन पर फेंक देता है और बड़बड़ाता हुआ गुफा से बाहर भाग जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि वो वहां क्यों आया था। ललन ये देखकर इतना डर जाता है कि वो भी अपने मालिक के पीछे भागता है। भानु ये सब देखकर हैरान और सहमा हुआ है। उसे कौशल्या की चेतावनी याद आती है। बेटा, मेरी बात ध्यान रखना। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो जंगल तुम्हें खुद रास्ता दिखाएगा, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज खोने के लिए तैयार रहना। फूल की कीमत जान नहीं, बल्कि इंसान की यादें थीं। इसने उसकी यादें छीन ली। उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी यादें। भानु जमीन पर पड़ा छाया कमल उठाता है। फूल अब भी नीली रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसके मन में भयानक दुविधा थी। वो अपनी बहन को बचा सकता था, पर उसकी कीमत होती मीरा की सारी यादें, उसका बचपन, उनका प्यार, उसके हंसी, उसका भाई, सब कुछ। भानु गांव लौटता है। उसके हाथ में चमकता हुआ छाया कमल था। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और खुशी से चिल्लाने लगते हैं। देखो, भानु वापस आ गया और उसके पास वो जादुई फूल है। अब मीरा बिटिया ठीक हो जाएगी। भानु ने कर दिखाया। भानु किसी से कुछ नहीं कहता। भारी मन सीधे अपने घर की ओर बढ़ जाता है। मीरा बिस्तर पर बेहोश सी पड़ी है। भानु उसके पास बैठता है। वो फूल को उसके होठों तक ले जाता है, फिर रुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे माफ कर देना मीरा। मैं तुम्हारा जीवन बचाने के लिए तुमसे तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी यादें नहीं छीन सकता। हम जितने भी दिन साथ हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने भैया के रूप में याद रखो, एक अजनबी के रूप में नहीं। भानु फूल को पास रखे पानी के मिट्टी के बर्तन में डाल देता है। वो मीरा को फूल नहीं देता। इसके बजाय वो मीरा का ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर वही कहानी सुनाने लगता है जो मीरा को सबसे ज्यादा पसंद थी, राजा और जादुई पक्षी की कहानी। जैसे जैसे भानु कहानी सुनाता है, उसकी आवाज में प्यार, त्याग और दर्द घुल जाता है। पानी के बर्तन में रखा छाया कमल धीरे धीरे अपनी नीली रोशनी बदलकर नरम सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। फूल की एक पंखुड़ी टूटकर पानी में गिरती है और घुल जाती है। पानी सुनहरा चमकने लगता है। भैया, पानी। भानु भावनाओं में इतना डूबा होता है कि बिना सोचे समझे उसी बर्तन से पानी लेकर चम्मच से मीरा को पिला देता है। उसे याद नहीं रहता कि उस पानी में फूल की पंखुड़ी घुल चुकी है। मीरा पानी पीते ही शांत हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मीरा धीरे धीरे आंखें खोलती है। वो अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी, लेकिन महीनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी रौनक और गहरी शांति झलकती है। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान उभर आती है। भैया, मुझे भूख लगी है।
कस्बे के बाजार में धनपत लाल अपनी दुकान पर बैठा है। वो अमीर है, नौकर चाकर है, लेकिन अपने ही बेटे को नहीं पहचान पाता और उसे ग्राहक समझकर बात करता है। पिताजी, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। और सुनो, अगली बार आना तो नकद लेकर आना, उधार नहीं मिलेगा। दूसरी ओर भानु और मीरा अपने घर के आंगन में बैठे हंस रहे हैं। मीरा अभी भी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन खुश थी। भानु उसे वही कहानी सुना रहा था जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हम मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।